चलिए लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करें। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 1-2 देख लिए होंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कल और परसों पढ़े होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा इस टॉपिक को, बहुत ही डिटेल में चर्चा चलने वाली है। एक लंबा टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेंगे, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसी से आपको 20 सीरीज का क्वेश्चन भी रहेगा, इसी से क्वेश्चन से टॉपिक से देंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। अगर पीडीएफ किन्हीं के पास नहीं है तो ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, 990553 पे आप कांटेक्ट कर लेंगे अगर नया स्टूडेंट है तो। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में मेनली आपको जो 4 टॉपिक पढ़ना है: क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, साइट डिस्टेंस और वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में सुपर एलिवेशन, ट्रांजिशन कर्व, सबमिट कर्व, वैली कर्व। ये दिख रहा है आपको 4 टॉपिक, लेकिन ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और अच्छे से डिटेल से समझ कर पढ़ते चलिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे डील्स विद द डायमेंशंस एंड लेआउट ऑफ विजुअल फीचर, जिसमें हम लोग क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, साइड डिस्टेंस VVI टॉपिक है यहाँ के लिए। ठीक है, ऐसे तो इसमें चारों इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल अलाइनमेंट जिसमें हम लोग सबमिट कर और वैली कर पढ़ेंगे। द मेन पर्पस जो होता है ज्योमेट्रिक डिजाइन का, वही इफिशियंट ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक विथ मैक्सिमम सेफली एट रीजनेबल कॉस्ट। आप जब आप गाड़ी लेकर रोड पे उतरते हैं तो आपको हर एक तरह से सेफ, मतलब सेफली आप ऑपरेट कर पा रहे हैं, जा रहे हैं, वो किसका देन है? गाड़ी का नहीं है, रोड का है। ठीक है, गाड़ी तो जैसे डिजाइन होकर बना है वो अलग चीज हो गया, लेकिन आप एक रोड पे तबे सेफली पहुंच सकते हैं जब रोड आपका सही हो। जिसमें सुपर इलिवेशन, अगर सुपर इलिवेशन में गड़बड़ है तो वहां पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा, हर एक चीज का नजर रखना है वहां पे। सुपर इलिवेशन अगर गड़बड़ हो गया, एक्सीडेंट कर्व पे खूब होगा। ठीक है, कर्व पे खूब एक्सीडेंट होगा। आपका कर्व देखना है, वहां पे सुपर इलिवेशन हो गया, उसमें कैम्बर है या नहीं है, कैम्बर नहीं सही से दिया रहेगा तो वाटर वहीं पे स्टोर हो जाएगा, रोड खराब हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक अच्छे मतलब क्या उसको बोलते सेफ्टी पर्पस से एक अच्छा रोड होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें जो अभी हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो सभी के सभी पॉइंट वहां पे होनी चाहिए रोड पे। जैसे बात करें कैम्बर होनी चाहिए एक अच्छे अमाउंट, मतलब कि अच्छे मात्रा में, वो उसका भी डाटा भी देंगे, टेबल भी देंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल कर्व, वर्टिकल कर्व, सुपर इलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ये सब ओवरव्यू दिए थे फर्स्ट क्लास में। तो आइए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते। पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन। सबसे पहला टोपोग्राफी ऑफ कंट्री। ठीक है, ट्रेन मतलब क्षेत्र होता है, इलाका होता है। ठीक है, डिजाइन स्पीड ऑफ रूलिंग, या उसी को रूलिंग स्पीड बोलते हैं। अब डिजाइन स्पीड क्या है कि आप जाते होंगे रोड पे तो देखते होंगे 30 किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर रहता है, तो ही उसका डिजाइन स्पीड होता है। मतलब मैक्सिमम स्पीड आप उस रोड पे क्या लेकर जा सकते हैं। ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह के आता है, व्हीकल फैक्टर करेक्टरिस्टिक और यूजर फैक्टर करेक्टरिस्टिक। व्हीकल फैक्टर करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो एक गाड़ी में क्या क्या वो गुण होनी चाहिए रोड पे चलने के लिए। ऐसा नहीं कि टेस्ट करके रोड पे उतारा जाता है, तो उसका लेंथ का क्राइटेरिया होता है, विड्थ का क्राइटेरिया होता है, हाइट का क्राइटेरिया होता है, उसका वेट का क्राइटेरिया होता है। सभी से संपूर्ण अगर होगा तब रोड पे उसको उतारा जा सकता है। यूजर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो एक ड्राइवर में क्या क्या गुण होनी चाहिए। ठीक है, स्किल्ड होना चाहिए। दूसरा चीज उसका क्या होना चाहिए? विजन सही होना चाहिए, दिखे, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष कोई नहीं होना चाहिए, अच्छे से विजुअल हो सारा चीज। ठीक है, तीसरा मेंटली वो सही हो। ठीक है, चौथा इमोशनल ना हो, ज्यादा इमोशनल ना हो। ठीक है, पांचवा और बहुत सारे मतलब कि रहेंगे, पढ़ाएंगे आगे डिटेल में, अभी तो बस पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, उसके डिटेल से चर्चा करने वाले। ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में, इन्वायरमेंटल एंड अदर फैक्टर के बारे में। ठीक है, चलिए अब आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 by 1 पॉइंट।
टोपोग्राफिक ऑफ कंट्री, टोपोग्राफी ऑफ कंट्री जो डिपेंड करता है वो टाइप ऑफ ट्रेन पे डिपेंड करता है कि कितना टाइप ऑफ ट्रेन रहेगा, कितना हम क्रॉस स्लोप देंगे। क्रॉस स्लोप समझे, क्रॉस स्लोप क्या है दिखा देते हैं अभी। ये कल के क्लास में ये वाला वीडियो फोटो दिखा रहे थे आपको, जिसमें क्रॉस स्लोप के बारे में समझा रहे थे। क्रॉस स्लोप यही होता है ताकि रेनफॉल हो तो वो ड्रेन हो सके, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, क्रॉस स्लोप बोलते थे, इसी को क्रॉस स्लोप बोलते थे। तो यही क्रॉस स्लोप कितना होगा तो वो डिपेंड करेगा किस पे, ट्रेन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, यानी क्षेत्र पे, इलाका पे डिपेंड करेगा। अगर प्लेन ट्रेन है तो कितना क्रॉस स्लोप होगा, 0 से 10%, रोलिंग हो तो 10 से 25%, माउंटेनियस हो तो 25 to 60%, स्टीप और हिली हो तो ग्रेटर देन 60%। अब आते हैं डिजाइन स्पीड, रूलिंग स्पीड, ठीक है, क्या होनी चाहिए। तो डिजाइन स्पीड किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन आएगा, है ना, जैसे अभी फैक्टर ऑफ फैक्टिंग में देख रहे हैं पॉइंट वाइज। तो डिजाइन स्पीड, मैक्सिमम स्पीड एट विच व्हीकल कैन ऑपरेट सेफली इज नोन एज डिजाइन स्पीड। वैसा मैक्सिमम स्पीड जिससे सेफ होना, गाड़ी सेफ रहना चाहिए, ठीक है, वो गाड़ी भी सेफ, चलाने वाला भी सेफ और रोड भी सेफ, ठीक है। तो उस स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, डिजाइन स्पीड कहते हैं। वैसा मैक्सिमम स्पीड जिसपे हम सेफली ट्रैवल कर सके, ठीक है, विथ जो भी मतलब गाड़ी पे जब आप हो तो उसको ऐसा एक मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए ताकि आप सेफली ओरिजिन टू डेस्टिनेशन पहुंच सके, ठीक है। तो वो मैक्सिमम स्पीड मतलब मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर कंट्रोलिंग द ज्योमेट्रिक डिजाइन। डिजाइन स्पीड है जो टाइप ऑफ रोड पे और टोपोलॉजी पे यानी टोपोग्राफिक पे डिपेंड करता है। पहला टाइप्स ऑफ रोड की बात करें तो NH, SH, DR और VR, मतलब नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। डिजाइन स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, दो चीज पे, टाइप्स ऑफ रोड पे और कैसा आपका एरिया है। तो टाइप्स ऑफ रोड में नेशनल हाईवे हो, नेशनल हाईवे रोड हो और प्लेन ट्रेन हो। तो नेशनल हाईवे प्लेन एरिया में 100 किलोमीटर पर आवर के रोड स्पीड से आपको रोड को डिजाइन करना है। मतलब नेशनल हाईवे हो, प्लेन एरिया है, तो उस पे आप 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आप जा सकते हैं। अगर वही रूलिंग एरिया है, नेशनल हाईवे है, तो 80 किलोमीटर पर आवर से जाना है, ठीक है। माउंटेनियस एरिया है तो 50 किलोमीटर पर आवर से जाना है। अगर स्टीप एरिया है तो आपको 40 किलोमीटर पर आवर से जाना है। अगर स्टेट हाईवे की बात करते हैं तो प्लेन एरिया है तो 80 किलोमीटर पर आवर, रूलिंग में 65 किलोमीटर पर आवर, माउंटेनियस में 40 किलोमीटर पर आवर और स्टेप में 30 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड का भी यही कहानी है। डिस्ट्रिक्ट रोड है, प्लेन एरिया है तो 65 किलोमीटर पर आवर, रूलिंग है तो 50, माउंटेनियस है तो 30 और स्टीप है तो 25, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ये तो डिजाइन स्पीड के बात हो गया। अब आते हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। दोज एलिमेंट which affect the effectiveness of road design and comfort of passenger are known as cross section element। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में क्या क्या आ जाएगा, पेवमेंट, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, कैम्बर, विड्थ ऑफ कैरेज वे। ये तीनों पॉइंट को पढ़ना है। पहला क्या रहेगा, पेवमेंट, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो आपको एलिमेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट हो ताकि पैसेंजर को भी कंफर्ट फील हो। जैसे आप जाते होंगे, मान लीजिए इस तरह से रोड बना दे, अब बताइए इस पे गाड़ी चलेगा तो बोलते हैं ना हचकी था रोड पे इसलिए पेट में दर्द हो गया, या किसी का सर फूट गया, या किसी का चक्कर आ गया, किसी को वॉमिट होने लगा, तो ये सब के लिए कौन जिम्मेवार है, रोड का डिजाइन, ठीक है। तो वो कौन कौन से डिजाइन होनी चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट का हमको किस तरह से डिजाइन करना, वही चीज यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो पहला पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यहाँ पे क्या एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट है फ्रिक्शन। पहला एलिमेंट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, तो फ्रिक्शन के बारे में तो पहले डिफिनीशन की, फ्रिक्शन क्या है, तो जब हम मोशन में रहते हैं, जब हम चलते हैं तो हम मेरे अपोज में एक रेजिस्टेंस फोर्स लगता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो उसी तरह से रोड पे जब व्हीकल मूव करता है तो तो इसके व्हील और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो यहाँ दो तरह का फ्रिक्शन जनरेट होगा, एक तो लॉन्गिट्यूडनल होगा, एक लेटरल होगा, ठीक है। तो पहले तो फ्रिक्शन के बारे में जान लेते हैं। फ्रिक्शन इज ए रेजिस्टेंस फोर्स विच इज डेवलप्ड बिटवीन टू सरफेस ड्यू टू देयर रिलेटिव मूवमेंट, ठीक है।
जो जब मोशन में होगा तो उसके अपोज में एक रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, ठीक है, उसी को हम लोग फ्रिक्शन कहेंगे। और हम लोग जब चलते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं। बरसात के दिन में क्ले सॉइल पे हम लोग क्या करते हैं, फिसल जाते हैं, चल नहीं पाते हैं। वो क्या है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन काम नहीं करता है। या केला के छिलका पे आप फिसल जाते हैं क्योंकि वो फ्रिक्शन कम हो जाता है। इट इज रिक्वायर्ड टू मूव द व्हीकल सेफली ऑन रोड। दो तरह के हमको फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा, पहला स्टॉपिंग द व्हीकल, दूसरा टर्निंग द व्हीकल। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, लेटरल फ्रिक्शन, पहले इसको समझ लेते हैं। यहां पे पहले एक गाड़ी बनाएंगे, यहां पे पहले एक गाड़ी बनाते हैं। ये आपका हो गया, एक सेकेंड, चलिए बनाने तो नहीं आता है, ट्राई करते हैं ऐसी। ये हो गया आपका, ये आपका व्हीकल है, ठीक है। ये मोशन इसका इधर है, ठीक है, मोशन इसका इधर है, इसका अपोजिट फोर्स इधर लगेगा। तो अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लग रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, जिस एक्सिस में वो मूव कर रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है, उसी एक्शन एक्सिस पे लग रहा है, तब उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। मतलब वहां पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट होगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर, गाड़ी मोशन कर रहा है एक्सिस पे, ये डायरेक्शन में अगर फ्रिक्शन लग रहा है, ये टर्निंग कंडीशन में होगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लेटरल फ्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे, लेटरल फ्रिक्शन। क्लियर, ये दोनों याद रखिएगा, बहुत काम अभी देने वाला है, अभी इस पे टॉपिक चलने वाला है। ये लेटरल फ्रिक्शन क्या होगा, मोशन के परपेंडिकुलर में, मोशन के परपेंडिकुलर में, और जिस मोशन में उसी में क्या रहेगा, उसी एक्सिस पे क्या रहेगा, फ्रिक्शन लगेगा, तब लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होगा। क्लियर, ये दोनों पॉइंट समझे। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे वो मूव कर रहा है उसी एक्सिस पे जो फ्रिक्शन एक्ट होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। और लेटरल क्या होगा, परपेंडिकुलर में। तो यही दोनों का यहाँ पे डिफाइन किया गया। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या है, द वर्क पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर, अभी फिगर दिखाया उससे क्लियर कि जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था उसी के पैरेलल में जो फ्रिक्शन आ रहा है, ये पैरेलल आ रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। इट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ मूवमेंट ऑफ व्हीकल इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इसका मतलब कि ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूवमेंट का क्या है, मतलब कि हेल्प कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर मूवमेंट के लिए, ठीक है। हाँ, एफ और म्यू, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को स्मॉल एफ और म्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को एफ और म्यू से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 0.35 टू 0.4 होता है। अब बीच का वैल्यू डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ व्हीकल पे, कैसा स्पीड है तो कैसा होगा, लेकिन वैल्यू किसके बीच में आएगा, 0.35 टू 0.4 के बीच में ही वैल्यू आएगा, ठीक है। मान लीजिए 0.36 है किसी का, 0.37 है, तो ये सब स्पीड पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि कोई क्वेश्चन में, क्वेश्चन करवाएंगे इस पे न्यूमेरिकल होगा, तो कोई क्वेश्चन में अगर आपको नहीं दिया हुआ है फ्रिक्शन, लेटरल फ्रिक्शन या लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, तो जो यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू देंगे उसी को आपको वहां पे रखना है। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की बात करते हैं तो कितना लेना है, 0.35 टू 0.4, यही दोनों के बीच में कोई वैल्यू आपको ले लेना है, ठीक है। लेटरल फ्रिक्शन कैसे लग रहा था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तब वर्क परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बीच वर्किंग इन ऑनवर्ड डायरेक्शन। एक कहां देखने को मिलेगा, हॉरिजेंटल कर्व पे। अब कर्व क्या होता है वो पढ़ाएंगे। कर्व इस तरह से होता है, जब हम दो पॉइंट को, दो अलाइनमेंट को जब चेंज करना होता है तो हम कर्व से चेंज करते हैं, तो ये हॉरिजेंटल कर्व पढ़ाने वाले। तो ये कहां पे एक्ट करेगा, कर्व पे ही करेगा। जब कर्व पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे लग रहा होता है तो टर्न ना हो जाए, पलट ना जाए, इसलिए वहां पे ये लेटरल फ्रिक्शन वर्क करेगा। इट कम्स इनटू पिक्चर ओनली ऑन कर्व। कौन सा कर्व, हॉरिजेंटल कर्व पे। और इसका वैल्यू क्या होता है, एफ और म्यू का वैल्यू जो होता है, इसको मतलब यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये कौन सा है, लेटरल है, एफ लेटरल है। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा वो सब चीज, एफ लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो डिनोट करते हैं दोनों का सेम ही है, एफ और म्यू, ठीक है। उसका वैल्यू 0.15 होता है। डू नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ व्हीकल। जैसे यहाँ पे अभी हम जस्ट अभी एक बात बोले थे कि इसका वैल्यू है जो डिपेंड अपॉन द
स्पीड पे करता है, स्पीड पे ही वैल्यू चेंज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पीड का कोई मतलब नहीं है, माने इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। ठीक है, क्लियर। लैक ऑफ द फ्रिक्शन कॉजेज स्लीपिंग एंड स्कीडिंग। अब आते हैं कि स्लीपिंग और स्कीडिंग करके एक टॉपिक आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, कि स्कीडिंग क्या है, स्लीपिंग क्या है। अब आते हैं स्कीडिंग की बात करते हैं, स्लीपिंग के समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश। अगर जो गाड़ी चला रहे हैं वो ये तुरंत समझ आएंगे, लेकिन जो गाड़ी नहीं चला रहे हैं उनको थोड़ा सा एजूम करना पड़ेगा। जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, जो गाड़ी नहीं चलाते उनके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब समझने की कोशिश करना पड़ेगा। आप गाड़ी लेकर जा रहे थे, कोई या देखे होंगे जरूर, ये मान लीजिए ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर है, आगे में इंजन रहेगा, ऐसे बनाने नहीं आता है, मान लीजिए इंजन है। अब ये मान लीजिए मिट्टी में फंस जाता है, मिट्टी में क्या हो जाता है, फंस जाता है, तो देखते होंगे चक्का घूमते रहता है खाली, है ना, आगे नहीं बढ़ता है, चक्का घूमते रहता है। तो ये क्या हो रहा है, स्लीपिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, स्लीपिंग, स्लीप कर रहा है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है लेकिन रोटेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो डेट इज कॉल्ड स्लीपिंग। स्कीडिंग क्या हो गया, स्कीडिंग रोटेशन नहीं हो रहा है, रोटेशन नहीं, घिसक जाता है, चक्का नहीं घूमता है, उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ससर गया, ऐसा बोलते हैं हिंदी में। अगर क्षेत्रीय लैंग्वेज हम लोग का कि ससर गया, ऐसा बोलते ससर गया, है ना, स्कीड कर गया, मतलब ये चक्का घूमेगा ना, चक्का रोटेशन नहीं हो रहा लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। बोलते हैं फिसल गए, फिसल गए, आपका पैर नहीं चल रहा था लेकिन आप ससर के उतना दूर ट्रेवल कर लिए। ठीक है, तो वो स्कीडिंग है। बात समझ में आ गया क्लियरली। स्कीडिंग और स्लीपिंग, स्लीपिंग में क्या होगा, दोनों का कंडीशन लिखते हैं। स्लीपिंग में रोटेशन होगा, रोटेशन होगा और डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा, अब होगा भी तो बहुत कम होगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा, तो हम हाँ नहीं में सिर्फ बोल रहे हैं, रोटेशन होगा, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, स्कीडिंग में क्या होगा, रोटेशन नहीं होगा, चक्का नहीं घूमेगा, चक्का नहीं घूमेगा लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, मतलब ससर जाएगा, फिसल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये रोटेशन, तो यही है स्कीडिंग और स्लीपिंग का कंसेप्ट। स्कीडिंग में लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल, अगर एक्स एक्सिस पे स्लिप किया है तो लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल डायरेक्शन में हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, लेटरल। तो स्किड आकर पैरेलल टू मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन, जिधर गाड़ी जा रहा है उधर अगर कर गया तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन गाड़ी जा रहा है परपेंडिकुलर में अगर स्किड किया है ना, परपेंडिकुलर में, जैसे गाड़ी यहां से जा रही है, ये देखिए गाड़ी है ऐसे, ये गाड़ी है और इधर जा रही थी लेकिन ये इधर लेटरल डायरेक्शन में अगर स्किड किया तो उसको बोलते हैं लेटरल स्किडिंग। ठीक है, स्किड आकर परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन। क्लियर। तो हमें नहीं लगता कि अब इसमें डॉट होगा, आप खुद से लिख भी सकते हैं ना, डिफिनेशन बना लीजिएगा कि स्किडिंग किसे कहते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द रोटेशन आर नेग्लिजिबल या रोटेशन आर नॉट परफॉर्म एंड डिस्टेंस आर ट्रेवल। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किडिंग बोलते हैं। उसी तरह से स्लीपिंग का बना लेंगे। ठीक है, जैसे यहां देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्किड, ये लेटरल में क्या हो जाएगा, इधर की ओर कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो समझाई दी। स्किडिंग आप देखिए इसका क्या बोलते हैं, उसको केस बना दिए। ठीक है, कि स्किडिंग में क्या होगा कि व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड, जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्किडिंग होता है। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो चक्का घूमना बंद हो जाता है लेकिन घसक के आगे चला जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, रोटेशन कम होता है ट्रांसलेशन से। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब डिस्टेंस का ट्रेवल। ठीक है, तो रोटेशन कम होता है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा होता है, रोटेशन कम होता है, डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड स्किडिंग। स्लीपिंग क्या होता है, रोटेशन ज्यादा होता है लेकिन ट्रांसलेशन डिस्टेंस ट्रेवल कम होता है, तो क्या होता है, स्लीपिंग। नॉर्मल कंडीशन में रोटेशन जितना उतना ट्रांसलेशन, यानी 2πr का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। आप ऐसे भी जानते होंगे कि अगर एक सर्कल है जो एक बार रोटेट होगा तो 1 यूनिट, मतलब उसका जितना भी यूनिट रेडियस में जितना रखेगा उतना यूनिट वो क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, उतना डिस्टेंस होगा।
2πr के बराबर, 2 इंटू 22/7 है, और जितना भी उसका रेडियस पुट कीजिएगा तो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। तो हमें नहीं लगता है अब उसमें दिक्कत होगा। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो पहला तो क्या होगा कि उसका पेवमेंट का कंडीशन कैसा है और टाइप्स कैसा है पेवमेंट का, है ना। दूसरा कंडीशन क्या होगा, टायर कैसा है, टायर का प्रेशर कैसा है, टायर प्रेशर कैसा है। नया टायर रहेगा तो ज्यादा फ्रिक्शन देगा, और कम टायर होगा तो फ्रिक्शन मतलब टायर घिस गया तो फ्रिक्शन नहीं बोलते कि अब टायर खिया गया है, अब इसको क्या कर देता है, ज्यादा स्कीड हो जाता है ना। तो ये हो गया कंडीशन ऑफ टायर और टायर प्रेशर। स्पीड ऑफ व्हीकल, व्हीकल का स्पीड कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ब्रेकिंग इफिशियंसी, आपका ब्रेक का इफिशियंसी कैसा है, ब्रेक लगाने पे तुरंत रुक जा रहा है कि ब्रेक लगाने के बाद भी आगे बढ़ रहा है, ये सब पर डिपेंड करेगा। द वैल्यू ऑफ लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज एक्सपेरिमेंटली अडॉप्टेड फॉर द रोस्ट कंडीशन विच आर पॉसिबल। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, अनइवनेस इंडेक्स और पेवमेंट अनइवनेस। अनइवनेस इंडेक्स की बात करें तो पेवमेंट अनइवनेस इज कुमुलेटिव मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल अंडुलेशन पर यूनिट हॉरिजेंटल लेंथ। एक हॉरिजेंटल, एक लेंथ में, हॉरिजेंटल लेंथ की बात कर रहा, एक लेंथ पे, एक यूनिट लेंथ पे कितना अंडुलेशन, कितना उड़ा खावड़ है, ठीक है, कितना उड़ा खावड़ है 1 मीटर लेंथ पे, 1 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर लेंथ पे कितना उड़ा खावड़। ये बहुत निग्लिजिबल सेंटीमीटर में होता है, किलोमीटर है, किलोमीटर में लेना है। 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, ये क्या है, अनइवनेस है। तो उसको, उसी को हम लोग बोलते हैं अनइवनेस इंडेक्स। दिस अनइवनेस इंडेक्स मेजर्ड बाय द बम्प इंटीग्रेटर मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट अथी है, ये पॉइंट है। दिस अनइवनेस इंडेक्स मेजर बाय बम्प इंटीग्रेटर। बोलेगा अनइवनेस इंडेक्स किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, तो आंसर करेंगे बम्प इंटीग्रेटर, ठीक है, इंटीग्रेटर। जनरली मेजर सेंटीमीटर पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर है वही अनइवनेस इंडेक्स हो जाएगा। पेवमेंट अनइवनेस अफेक्ट ऑपरेशन कॉस्ट, कंफर्ट एंड सेफ्टी, फ्यूल कंजप्शन एंड बियर एंड टियर ऑफ टायर, ठीक है, क्लियर। चलिए तो आप देखते हैं पेवमेंट कंडीशन अनइवनेस इंडेक्स अगर गुड कब है, जब 150 सेंटीमीटर से कम रहे। 1 किलोमीटर रोड में अगर 150 सेंटीमीटर से कम अनइवनेस है तो अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फुल कंजप्शन, आपका सेफ्टी पर्पस, बियर एंड टियर, टायर भी बियर घिसना, ठीक है, बियर एंड टियर मतलब टायर का घिसना बोलते हैं बियर टियर, ठीक है। तो अगर 150 सेंटीमीटर से कम है तो गुड अनइवनेस है, ठीक है, मतलब सही है। 150 से 200 के बीच में, जैसे 150 200 1 किलोमीटर में अगर 150 से 200 सेंटीमीटर अनइवनेस है तो सेटिस्फैक्ट्री है, काम चलेगा। 200 250 से 320 है, बैड पेवमेंट है। अब 320 से ज्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री है, मतलब आप इसको यूज नहीं कर सकते, आपको फिर से उसको क्या करना होगा, बराबर करना होगा, ठीक है। चलिए, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेवमेंट, ये जो आप फैक्टर इफेक्ट है, व्हाइट लाइट रोड रहे, अगर कंक्रीट रोड को हम लोग व्हाइट रोड के नाम से जानते हैं और बिटुमिनस रोड को ब्लैक रोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। व्हाइट या लाइट रोड जो है हैव गुड विजिबिलिटी एट नाइट, नाइट में जो व्हाइट रोड है वो अच्छा दिखेगा आपको, गाड़ी चला रहे होंगे तो ये जो व्हाइट रोड है यानी रिजिड रोड है, जिसको हम लोग रिजिड पेवमेंट रोड है या कंक्रीट रोड है, जिसका जिस भी नाम से बुलाइए, आपको ये चीज पढ़ा दिए पीछे कि रिजिड पेवमेंट कौन है, जो सीमेंट वाला है, ठीक है। तो जो कंक्रीट रोड है हैव गुड विजिबिलिटी एट नाइट, नाइट में ये अच्छा दिखता है। कॉजेज ग्लेरिंग इफेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम, ब्लैक वाला है जो क्या होगा, पुअर विजिबिलिटी होगा नाइट टाइम में, और कॉजिंग नो ग्लेरी इफेक्ट इन डे टाइम। आउट ऑफ 2 रोड, ये दोनों में व्हाइट रोड और ब्लैक रोड में यानी रिजिड पेवमेंट और फ्लेक्सिबल पेवमेंट में व्हाइट रोड जो होता है वो अच्छा विजिबिलिटी देता है, ठीक है। तो ये जो आपका रजौली टू बख्तियारपुर टू रजौली जो आपका 4 लेन बन रहा है, तो वहां पे देखिएगा व्हाइट रोड का यूज किया है ना, देखे होंगे। तो फॉर इंक्रीजिंग द विजिबिलिटी ऑफ ब्लैक रोड जनरली व्हाइट मार्किंग इज यूज्ड ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। जो आपका फ्लेक्सिबल रोड है यानी ब्लैक रोड जो है, उसमें देखते होंगे कि बीच बीच में व्हाइट का पैचेज दिया रहता है ना,
ताकि ये आप इधर से गाड़ी जा रहे तो उसको पता चले कि, और देखिए साइड में भी देखते होंगे इस तरह से लगा रहा होगा रेगुलर, ठीक है। तो इससे पता चले कि आपको कौन सा लेन में जा रहे हैं, ठीक है। अदर मतलब सेफ्टी पर्पज से इसको और एक्सप्लेन किया जाएगा आगे जब आप एसएसडी पढ़ेंगे, ठीक है, और ओएसडी पढ़ेंगे, आईएसडी पढ़ेंगे, तब वहां पे और डिस्कस किया जाएगा। अब आते हैं क्रॉस स्लोप और कैम्बर के बारे में। क्रॉस स्लोप और कैम्बर को तो दिखा ही दिए थे, एक क्रॉस स्लोप और कैम्बर था, इसको तो कई कई बार दिखा दिए, आपको तो याद भी हो चुका होगा, ठीक है। यही है आपका क्रॉस स्लोप, जो किसका पर्पस होता है, रेनफॉल को ड्रेन करने का, ठीक है। तो इसको अब कल खींचते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।